गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 19 मार्च हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस पर। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें आप यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस, जितने भी हिंदी स्टेट पीसीएस है उससे संबंधित प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट की पॉइंट को प्राप्त कर सकेंगे। आप लोग जो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से कवर किया जाता है। इसके साथ साथ आप लोग 599 पेड करते हैं तो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आप आपको डेली 1 से 2 क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ वीकली जो मेंस आंसर राइटिंग है वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यह आपको अलग सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ आप लोगों को ऐप पर या वेबसाइट पर आप जाके विजिट कर कर आप इसका की पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी परचेज करेंगे उनको यह सुविधा अलग से मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। तो यह क्या ऐसा मामला था, क्यों नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन जो अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को, इसके सारे टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हालांकि मैं लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा के अयोग्य कुछ सांसदों के बारे में चर्चा कर रखा था। उससे पहले आपको महाराष्ट्र का मामला भी मैंने इस पर चर्चा कर रखा था। तो ये सब मामले पहले से भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली वैसी घटना हुई है। फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा के सदस्य की योग्यता का क्या प्रावधान है और अयोग्यता निलंबन किस प्रकार से भिन्न है। यह बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। तो इसे हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों का हटा दिया गया। चुनाव आयोग को इतनी शक्ति प्राप्त होती है चुनाव कराने के वक्त कि वह प्रशासनिक आपको किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है। अर्थात सरकार जो प्रत्यक्ष रूप से पहले काम करती थी, वो अब चुनाव आयोग से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग के द्वारा, उसके तंत्र के द्वारा निर्धारित किया गया। ऐसी शक्ति उसे दिया गया है आप लोगों को। चुनाव आयोग के जब मैंने आप लोगों को कवर कराया था चुनाव आयोग क्या है उसकी शक्तियों के संदर्भ में, तो आपको पहले ही प्रावधान में आपको दिया गया है कि चुनाव आयोग को शक्ति निबंधन प्रबंधन सभी करने की शक्तियां प्राप्त है। उसके बाद हम देखेंगे डीप टेक स्टार्टअप के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार। तो यह डीप टेक स्टार्टअप क्या है, तो इसे हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे 9 वर्षों में बीमा क्षेत्र को मिला 54,000 करोड़ का एफडीआई। तो एफडीआई इतनी बड़ी राशि प्राप्त हुई है, तो किस प्रकार से यह देश के इकोनॉमी को बूस्ट करेगा या इसके सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को देखेंगे। नेक्स्ट संपादकीय में हम देखेंगे रक्षा क्षेत्र में चुनौती प्रस्तुत करता है चीन। तो यह कैसे रक्षा क्षेत्र में चुनौती पेश कर रहा है भारत के साथ साथ अन्य देशों को, इस संदर्भ को देखेंगे संपादकीय में। और दूसरे संपादकीय में देखेंगे समुद्र क्षेत्र में सामरिक शक्ति का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। उसमें हम रूस और यूक्रेन के संदर्भ में हम देखेंगे मामले को। यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसके बाद इसराइल और हमास के बीच, फिलिस्तीन के बीच जो मामला चल रहा है, साथ ही साथ दक्षिणी चीन सागर में चीन का जो प्रभुत्व है, सारे संदर्भ को हम इस संपादकीय में देखेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। ई बुक प्राप्त करना है तो हमारे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी है, समस्या समाधान ले सकते हैं। किस प्रकार ये बुक आप लोगों को उपयोगी होगा। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए लगातार चल रहा है। आपको टेस्ट चल रहा है, पीटी फैक्ट चल रहा है, होलिस्टिक टेस्ट चल रहा है। एक जल्द ही नया हम लोग एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम लोग टारगेटेड टॉपिक आप लोगों को देंगे। उसका यूट्यूब पर हम लोग क्लास आप लोग को कराएंगे, जिसमें पीटी और मेन दोनों के फैक्ट आप लोग को रहेंगे टॉपिक वाइज, और उसके आंसर राइटिंग आप हमारे ऐप पर और मेंस आंसर राइटिंग ऐप पर कर सकते हैं। उसके सारे पॉइंट आपको दिए जाएंगे। तो यह सीरीज जल्दी समाधान सीरीज के तौर पर आएगा, तो इसके लिए प्रयासरत है, तो जल्दी हम इस पर काम करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी मेंटरशिप प्राप्त करना है तो आप इसे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी मेंटरशिप प्राप्त करना है तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लिंक दिए रहते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक, इसे आप यूज कीजिएगा तो आप जल्द से जल्द वहाँ हमारे संबंधित प्लेटफॉर्म पर पहुँच सकते हैं जो प्रोग्राम चल रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम चैनल के बारकोड को स्कैन कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर युक्ति आयुष टाइप कीजिएगा तो हमें वहाँ पाइएगा। वहाँ पर एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, तो आप एमसीक्यू में जरूर भाग लीजिए। 3 टाइम आप लोग को चलता है, सुबह, दोपहर और शाम को एमसीक्यू।
तो आप जाकर भाग ले सकते हो। वो दोनों बाईलिंगुअल में होता है, तो आप दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट उसमें भाग ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए मामला यह है कि हिमाचल प्रदेश के जो अयोग किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों को सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। इन नेताओं के याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो मामला यह है कि जो भी हम लोकसभा के सदस्य की बात करें, लोकसभा में अध्यक्ष की बात करें, या राज्यसभा के सभापति की बात करें, या विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें, या विधान परिषद, जहां विधान परिषद जिन राज्यों में लागू उनके सभापति की बात करें, दोनों को अपने सदस्यों के प्रति, अपने सदस्य जो सदन के सदस्य हैं, सदस्यों के प्रति निर्णय लेने की शक्तियां समान है। आप लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में। सदस्यों के प्रति निर्णय लेने की शक्ति क्या है? समान है। जैसी शक्ति वो केंद्र में ले आया था, वैसी शक्तियां समान रूप से विधानसभा और विधान परिषद में भी है। तो मामला यही कि अंतिम होता है, आपको पता होगा अध्यक्ष का निर्णय जो होता है सदन में आपको अंतिम तौर पर होता है। हाँ, उसके बाद राष्ट्रपति इस पर पूर्ण अंतिम रूप से निर्णय लेता है। वैसे ही विधानसभा में राज्यपाल लेगा अंतिम रूप से। तो ध्यान रखिएगा, स्पष्ट किया कि अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका लंबित रहने तक सदन की कार्रवाई में भाग लेने या वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। यह अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष का यह निर्णय था। तो न्यायमूर्ति जो खन्ना है, संजीव खन्ना जी, और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जो है उनके कार्यालय को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में याचिका पर जवाब देने को कहा। अब 6 मई को सुनवाई होगी। यह बातें हुई हैं। तो ध्यान रखिए, पीठ ने कहा कि 6 रिक्त सीटों और उपचुनाव के संबंध में हम यह देखेंगे कि क्या याचिका लंबित रहने के दौरान चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना चुनाव को रोका जाना चाहिए, या सुनवाई के अंत तक पीठ के आदेश के मुख्य याचिका के स्थगन के बारे में बात की। कुल मिलाकर बात हो रही है कि इसके निर्णय का पुनर्विचार किया जाए या नहीं किया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि अदालत ऐसे मामलों पर नोटिस दे तो चुनाव आयोग चुनाव टाल सकती है। ऐसा मामला होता है, देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मामला यह समझिएगा कि क्या हुआ था मामला। तो देखिएगा, कांग्रेस के 6 विधायक जिसमें कुछ लोगों का नाम है, उनके द्वारा 29 फरवरी को संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की याचिका को अयोग्य घोषित कर दिया। अब कारण यह बताया कि इन्होंने कटौती प्रस्ताव के बजट के दौरान उपस्थित रहने की व्हिप का उल्लंघन किया है। आपको मैंने व्हिप के बारे में बताया भी है कि व्हिप का अगर उल्लंघन होता है तो क्या होता है कि पार्टी का जो अध्यक्ष है वो इस पर अंतिम निर्णय लेगा। वो क्या करेगा, वो सदन के अध्यक्ष जो विधानसभा का अध्यक्ष है उससे अध्यक्ष से क्या करेगा, बोलेगा पार्टी का अध्यक्ष कि इनकी सदस्यता को रद्द करो। तो वह निर्णय लेगा, इस पर निर्णय लेने के दौरान वो सारे पक्षों को देखता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के मामले में व्हिप का उल्लंघन किया। इसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 से 62, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से 34 रह गई। इधर 16 मार्च के चुनाव आयोग के अयोग्य घोषित 6 विधायकों के क्षेत्र जो है उसके कार्यक्रम जारी कर दिया, उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसी बीच में जो अयोग्य ठहरा दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी ही जांच आपको सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। तो ये मामला जब तक फैसला नहीं आया तो उसको हम वेट एंड वॉच करेंगे। इसके इतर हम लोग बात करें कि विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधित क्या प्रावधान है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान आपको समझने की आवश्यकता है। 1 सेकेंड रुकिएगा, कुछ एरर हो गया है, ठीक कर लो उसे। चलिए, तो यहाँ पर अनुच्छेद 1991 की बात होती है, संविधान का अनुच्छेद 191, जिसमें राज्य विधानसभा अथवा विधान परिषद सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिए गए। क्या प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य या विधानसभा या विधानसभा परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। कौन स्थिति में, यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता। तो लाभ के पद पर अगर वो है तो क्या करेगा, तो आपको यहाँ पर वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो आप लोगों को मैंने लाभ का पद बता रखा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा लाभ का पद क्या होता है। बार बार ये आपको चीजें आएंगी, लाभ का पद क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अब ध्यान रखिएगा, जब तक विधानसभा के विधि द्वारा पद धारण करने की छूट नहीं मिल जाती है तब तक यह क्या होगा, लाभ का पद आपको माना जाए। जब किसी व्यक्ति के समक्ष न्यायालय द्वारा विकृत पोषित अर्थात उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, विकृत चित्त अर्थात दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या उसे ध्यान रखिएगा
अनुचित दिवालिया भी घोषित कर दिया जाए और उसे क्या करें, पागलपन या इस प्रकार से विकृत व्यक्ति घोषित कर दिया जाए, इसकी क्षमता नहीं है सोचने समझने की, ऐसी बातें कर दिया जाए तो दोनों स्थितियां में समझिएगा वो अयोग्य माना जाएगा। इसके बाद यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा उसे स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली है अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा जारी करता है, उसका पालन करता है, तो ऐसी स्थिति में इसको अयोग्य घोषित कर दिया। मान लीजिए अभी नागरिक है भारत का और वो चुनाव जीत जाता है, पर इसी बीच वो क्या करता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्योंकि पहली प्राथमिक बातें क्या है कि भारत में आपको भाग लेने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए ना, यह आपको चीजों को समझना होगा। दूसरी बात, उस नागरिक है पर वो किसी विदेशी शत्रु देश के प्रति निष्ठा जारी कर रहा है, बार बार किसी जो हमारा शत्रु देश है उसका निष्ठा प्रति करता है, तो इस स्थिति में उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वह सदन द्वारा निर्मित किसी विधि अथवा उसके अधीन अयोग्य घोषित किया जा सकता है, विधि का उल्लंघन करता है, इस संदर्भ में विधि बनाया जाता है जिसमें संसद द्वारा विधि बनाया जाता है अयोग्यता से संबंधित, उस विधि के क्राइटेरिया में पैरामीटर में अगर वो अयोग्य होगा तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। यह विधि संसद के द्वारा निर्मित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है संविधान की 10वीं अनुसूची, उसके तहत किसी व्यक्ति के दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसमें चुनाव से पहले या बाद में उसकी संबलता को शामिल किया जाता है, बदला जा सकता है। और मैंने 10वीं अनुसूची अभी हाल ही में आपको कल ही या परसों मैंने इस पर न्यूज आप लोगों को एनालिसिस किया है, तो जो प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिएगा ताकि हम और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट को यहाँ कवर कर सके। क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं दल बदल कानून क्या है, कब आया, किस संशोधन के तहत आया, इसके तहत क्या क्या मुख्य प्रावधान, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अयोग्यता और निलंबन को आपको समझने की आवश्यकता है। किस स्थिति को हम अयोग्यता कहेंगे और किस स्थिति को क्या कहेंगे, स्थिति को हम निलंबन कहेंगे। तो अयोग्यता के संदर्भ में तो मैंने यह बताया कि आप लोग यह सभी मामले क्या है, अयोग्यता के बनेंगे। क्लियर है ना? पर यहाँ पर यह समझना है कि हम निलंबन की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति किसी कदाचार या नियमों का उल्लंघन के कारण अस्थायी रूप से अपनी सदस्यता खो देता है कुछ दिनों के लिए। अगर अध्यक्ष और सभापति यह बोल दे कि आपको कुछ दिनों के लिए सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेना है, तो यह निलंबन होगा, न कि अयोग्यता बोला जाएगा, अयोग्य, अर्थात उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, उनको कुछ दिन के लिए कार्य करने से अस्थायी रूप से रोका जाता है। अब ध्यान रखिए, जैसे आप क्लास में मॉनिटर हुआ करते थे, कभी क्लास के मॉनिटर और कुछ बच्चे आपके बाद बदमाशियां करते थे, क्या करते थे, 2 दिन आप क्लास से बाहर रहोगे, इस तरह का परमिशन आपको दिया जाता था ना, या स्कूल प्रबंधन आपको 2 दिन 3 दिन के लिए बोलता स्कूल नहीं आना है, आपने नियम का उल्लंघन किया है, इसका मतलब आपको स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाता था, बस कुछ दिन आने से मना किया जाता ताकि आप दंड का भाग ले और अपने उस गलती को दोबारा ना करें, अर्थात नियम कानून के साथ आप काम करें और अपने अध्ययन अध्यापन करें। यही संदर्भ आपको निलंबन के मामले में सदन में देखने की आवश्यकता होगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम, जो मैंने पहले भी बताया आप लोग को, जब महुआ मुत्री का मामला था उस मामले में मैंने आप लोग को ये न्यूज एनालिसिस कराया था कि जब 373, 374 और 374A जो आपको नियम संचालन लोकसभा का है, उसके तहत कोई व्यक्ति पद से हटाने की, सदस्य को पद से हटाने का प्रावधान करते हैं, तो जिसका आचरण अमर्यादित है ना, जो सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है, जानबूझकर उसके कार्य का बाधा डालता है, जो महुआ मुत्री के मामले में आप लोग को देखा, टीएमसी की एक सांसद थी, उनको जो सदस्यता रद्द किया गया था इसी नियम के आधार पर। इन नियमों का अनुसार अधिकतम निलंबन लगातार 5 बैठकों तक या शेष सत्र के लिए जो भी कम हो वो लागू होगा। अर्थात इस धारा के तहत अगर किसी व्यक्ति पर लागू किया जाता है तो क्या होगा, 5 बैठकों या शेष सत्र के लिए होगा। वैसे ही विधानसभा की हम बात करें, राज्यसभा की, तो नियम 255 और 256 के तहत अधिकतम निलंबन सत्र की शेष समय के लिए अधिक नहीं होगा। जो निलंबन किया जाएगा शेष समय के लिए नहीं किया जाएगा, जो भी शेष बचा हुआ है उतना ही इस पर लागू होगा। यहां तक क्लियर हो गया, बातें समझ में आ गई, जो बातें आप लोगों को बताई गई है। चलिए आगे हम बात करेंगे, किसी भी, ध्यान रखिएगा, इसी तरह किसी विधानसभा के संचालन, हम नियंत्रण की बात करें तो अपने नियम कानून बना सकता है, विधायक को निलंबन कर सकता है, प्रावधान कर सकता है, शामिल कर सकता है, अधिकतम निलंबन को निर्धारित करता है, सत्र शेष समय के लिए अधिक नहीं होना चाहिए, यह सब सारे मामले वो कर सकता है।
इन सभी मामलों की बात अगर की जाएगी तो ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त क्या और हो सकता है। तो यहाँ पर नोट याद रखिएगा कि किसी सदस्य की अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है, लेकिन उनकी कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग को राय लेनी होती है। अगर कोई राज्यपाल यह निर्णय लेता है, मान लीजिए सदन का अध्यक्ष अयोग्य घोषित कर दिया गया, उसकी वास्तविक जांच कौन करेगा, राष्ट्रपति उसकी जांच करवाता है किसके, चुनाव आयोग के बिहाफ पर, और राज्यपाल फाइनली उस पर निर्णय लेता है कि उसको उसकी सदस्यता रद्द करनी होती है, क्योंकि राज्यपाल के प्रति वह जवाबदेह होता है। अब याद रखिएगा, यदि कोई उच्च न्यायालय दोष सिद्धि पर रोक लगा देता है तो दोष सिद्धि सदस्य पक्ष में अपील का फैसला करता और अयोग्यता के निर्णय को वापस लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उस पर निर्णय को वापस नहीं लिया जा सकता। इन सभी संदर्भों को समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 सेकेंड रुक जाइए कुछ, हाँ चलिए अब सही हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब चुनाव आयोग ने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाया गया। जब देखिए, जब चुनाव की घोषणा होते हैं ना, चुनाव की घोषणा, वो बात करें हम लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की या जो राज्य चुनाव आयोग होते उसके द्वारा, ये तो निर्वाचन आयोग, मुख्य जो निर्वाचन आयोग उसके द्वारा किया जाएगा, जो निर्वाचन आयोग और एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो पंचायतों का चुनाव कराता है। अगर किसी स्थिति में चुनाव की घोषणा हो रही है तो जो प्रशासनिक कार्यविधि है, शक्तियां है, उसका प्रयोग कौन करता है, चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा के स्तर पर वो करेगा। जितनी प्रशासनिक नियुक्तियां हैं उस दौरान, नियुक्तियां कहने के बाद नई नियुक्ति नहीं, किसी क्षेत्र में नियुक्ति की बात हो रही है, पदस्थापना करना है, तबादला करना है, किसी स्थान से दूसरे स्थान से उसको परिवर्तित करना है, वो चुनाव आयोग लेगा। लोकसभा विधानसभा के चुनाव पर निर्वाचन आयोग लेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग जब लेगा कब, जब पंचायतों का चुनाव होगा तो किसी अफसर का राज्य के अंदर परिवर्तन करना हो तो वो कर सकता है। वो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप 4 के कर्मचारी तक सभी का तबादला, पदस्थापन या किसी क्षेत्र में वो स्टॉप कर सकता है, उसको कार्य मुक्त कर सकता है, पूरी तरह शक्ति होती है। पर जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, ये शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, संबंधित संस्था करती है, संबंधित संस्था करेगी। ध्यान रखिएगा, इसके बिहाफ में भी काम करेगा, जो भी काम हो रहा है चुनाव आयोग के निर्देशन में संबंधित विभाग करेगी। पर ऐसा नहीं है कि इसको पूर्णता यह ले लेगी, ध्यान रखिएगा, पूर्णता नहीं लेती है। इसको समझने का संबंधित जो भी विभाग हो उसके चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करेगी। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, आगे इसी के संदर्भ में समझिएगा। नेक्स्ट है डीप टेक स्टार्टअप के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार। तो यह क्या है स्टार्टअप महाकुंभ, तो इसे देखिएगा, कुछ न्यूज को देखते हैं उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे डीप टेक स्टार्टअप क्या है। अब हम बात करते हैं, केंद्र सरकार डीप टेक स्टार्टअप के लिए समर्थित नीति को लागू करने की बात कर रही है। इसके तरफ ध्यान रखिएगा, इसके साथ होगा चर्चा, नीति अंतः मंत्रीय जो स्तरीय समिति पर चर्चा होगी, दिल्ली भारत मंडप में किया जाएगा जहां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। स्टार्टअप महाकुंभ उद्योग और संवर्धन आंतरिक विभाग जो है विभाग के द्वारा कराया जाएगा, उनके द्वारा ये सब किया जाएगा, तो जल्द ही ये सब चीजें होने वाली। अब देखिएगा, स्वनियमन इकोसिस्टम का पालन करने की बात क्यों हो रही, तो G20 जो सम्मेलन हुआ था, भारत के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO जो अमिताभ कांत जो है, उन्होंने कहा था भारतीय स्टार्टअप जो है पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार के लिए स्वनियमन की आवश्यकता है, इकोसिस्टम का पालन करना है। तो ये सब बातें लगातार उठ रही है, ऐसा नहीं कि नई बातें हो रही है, पहले से भी बातें हुई है, उसी के संदर्भ में यह नीति लाएगी सरकार। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग स्टार्टअप में इनोवेटिव आइडिया लेकर आ रहे हैं, विश्व में स्थान प्राप्त कर रहे हैं, तो सभी के लिए नियम कानून होना चाहिए। तो सरकारी नियमन जो होगा इनोवेशन को रोकता है। इन्होंने भारतीय स्टार्टअप आंदोलन को LIC पेंशन फंड ये सब बातें कर निवेश पर जोर दिया, तो ये सब बातें हो रही। तो देखिए, स्टार्टअप आंदोलन जो बनाना चाहते हैं, कई रेगुलेटरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसी एक पक्ष को भी बातें लेके आ रही, इनके द्वारा किया गया। पर इतना नियम तो जरूर होना चाहिए जिससे हम नियंत्रण कर सके, उनके अनबाउंडेड एस्पेक्ट को हम रोक सके। इसलिए कुछ न्यूनतम आपको आएंगे। 2024 में $12 अरब जुटा सकते हैं स्टार्टअप, ऐसी आकलन किया गया। तो ये सब आंकड़े रखिएगा आप लोग ध्यान में। अब है डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप क्या होता है।
तो ध्यान रखिए, ऐसे वर्क को दर्शाता जो मूर्त इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, अमूर्त अमूर्त रूप से जिसे महसूस नहीं कर पाते, जिसे सॉफ्टवेयर में हम लोग बात करते हैं ना, वो अमूर्त इंजीनियरिंग हुआ। मूर्त जिसे हम लोग क्या करते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। नवाचार या वैज्ञानिक खोज अग्रिमों के आधार पर नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है, उसे डीप टेक्नोलॉजी या डीप टेक हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। समानता ऐसे स्टार्टअप कृषि, लाइफ साइंस, रसायन विज्ञान, एरोस्पेस, हरित ऊर्जा पर काम करते हैं। हालांकि इन तक ही सीमित नहीं है, यह आगे भी बढ़ गया है। जब डीप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पहले मूर्त हुआ करता था, अब वो अमूर्त रूप से अपना स्थान बना रहा है। जैसे हम उसे इस तरीके से डीप टेक्नोलॉजी मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसमें लोग मशीन लर्निंग, एमएल कहते हैं, एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआईओटी कहते हैं, बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि जैसे नए युगों की तकनीकों को काम कर रहा है, जो अमूर्त इंजीनियरिंग कहा जाता है। अमूर्त जिसे हम लोग छू महसूस कर सकते हैं, पर गैजेटली हम इसे छू नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया? इसे हम, जैसे आप किसी प्रकार का लैपटॉप रखे, किसी प्रकार का मोबाइल रखे, वो मूर्त इंजीनियरिंग कहलाएगा। जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसके ढांचे को एहसास करेंगे कि हाँ, इसका डायग्राम क्या है, इसका किस प्रकार से यह इसका वजन है, ये सब हम देख सकते हैं। पर अमूर्त में इसका हम किसी प्रकार का आकलन नहीं, हाँ, ये कल्पना करेंगे इसका दायरा कहाँ तक हो सकता है, उसे अमूर्त इंजीनियरिंग कहते हैं। अब पिछले एक दशक में भारत का डीप टेक जो इकोनॉमी जो इकोसिस्टम है 53% बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, यह अमेरिका, चीन, इजराइल एवं यूरोप जैसे विकसित बाजारों के बराबर है। जो यहाँ पर डीप टेक्नोलॉजी की बात होती है, भारत के डीप टेक स्टार्टअप में बेंगलुरु की स्थान हिस्सेदारी कितनी, 25 से 30% सबसे ज्यादा है, और दिल्ली एनसीआर का 15 से 20% है, मुंबई का 10 से 12% स्थान रखता है। पर विश्व में भारत 53% अपना टेक इकोसिस्टम बढ़ाया। डीप टेक्नोलॉजी में देखिए कौन कौन सा होते हैं, एडवांस है, आर्टिफिशियल है, बायोटेक, ब्लॉकचेन है, रोबोटिक्स है, फोटोनिक है, क्वांटम है, ये सब सारे शामिल होते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए, अब 9 आपको यह भी जानना है कि 9 वर्षों में बीमा क्षेत्र में मिला 54,000 का एफडीआई। तो ये आंकड़े दिए गए, आंकड़ों को वर्ष बाय आप लोग लिख लीजिएगा। 2014 में कितना है, 2015 में कितना, 2000 आपको 2023-24 की बात कर रहा है, 22-23 की बात कर रहा है, वो तब तक आंकड़े आप ऐसे बना के लीजिएगा। इसका आंकड़े को 2021 में बढ़ा रहा है 74% का एफडीआई सीमा। इसमें आपको हाल ही में मैंने इस पर कवर किया था, विदेशी पूंजी प्रवाह के नियम में उधार बनाया गया, जिसके कारण जो है विदेशी कंपनियां हमारे देश में बीमा क्षेत्र में निवेश कर रही है। तो इसको लेकर आपको आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, ताकि कहीं भी इसका यूज कर सके। अब देखिए, संपादकीय में आएंगे, जो ये संपादकीय यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में भी काम करेगा। और आप ध्यान रखिएगा, और बीपीएससी की बात करें तो यह पेपर, देखिए पेपर क्या होता है, बीपीएससी का पेपर 1 जो है, जिसमें आईआर का क्वेश्चन है, वहां प्रश्न पूछेगा। दूसरा पेपर 2 के पॉलिटी वाले क्षेत्र में, जहां पर भारत सरकार की नीतियों की बात होती है, उस सेक्शन को भी जोड़कर पूछा जा सकता है। वस्तुतः ज्यादा मुख्य रूप से आईआर के सेक्शन में ये पूछ सकता है। अब इसे दूसरे तरीके से पूछेगा, जरूरी नहीं है कि इसी टर्म से पूछेगा, पर इसको पूछा कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये मैप को आप देखिए कि सेंट्रल एशिया कौन है। सेंट्रल एशिया कौन है आपका, मध्य एशिया। आपको जो रसिया से अलग हुआ था, यूएसएसआर से अलग जो देश हुआ है, वो सब सेंट्रल एशिया में आता है। नॉर्थ एशिया कौन है, आपको रसिया उससे संबंधित देश जो है आपको नॉर्थ एशिया में आते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको उसके बाद ईस्ट एशिया कौन है, ईस्ट एशिया आपको चाइना और हांगकांग ये सब क्षेत्र आते हैं। फिर साउथ एशिया कौन है, इंडिया और आपको सारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब साउथ एशिया में आएंगे। वेस्टर्न एशिया कौन है, तो आपको इस तरीके से पूछ सकता है। और साउथ ईस्ट एशिया कौन है, जो आसियान के देश है, वो साउथ ईस्ट एशिया देश है। एशिया का ऐसा वर्गीकरण है। अब यहाँ पर बात क्यों हो रही है, अगर हम इसकी बात करते हैं, चीन की बात करते हैं इसमें, तो चीन को आपको पता होगा इस क्षेत्र में 9 डैश लाइन आपको चलाया है। अभी हाल ही में एक द्वीप का भी विवाद हुआ, जिसमें मैं अभी चर्चा करूंगा। दक्षिणी चीन सागर का विवाद है। फिर इसमें ऋण देने का, ऋण जाल का प्रभाव, आपको ऋण जाल का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें श्रीलंका को, पाकिस्तान को और भी देशों को यह प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से चीन है ना, पूरे एशिया को प्रभाव कर रहा है, नौसेना से, थल सेना से। अब थल सेना से विवाद आपको भारत के साथ है, हांगकांग के साथ है, और इस देश जितने यहाँ देश है उसके साथ भी उसके विवाद चलते आते हैं। तो आपको देखना होगा थल के साथ, फिर जल के साथ,
और उसके बाद इकोनॉमी की आर्थिक रूप से चीन प्रभाव डाल रहा है। तो हाल ही में कुछ चीजें हुई हैं जिससे और भी चिंता को बढ़ा दिया। जैसे वर्ष 2024 में चीन 7.2% वृद्धि के साथ अगला रक्षा बजट 232 अरब डॉलर कर दिया है। अब रक्षा बजट बढ़ने से क्या समस्या होगी? तो पहले जब उसकी रक्षा बजट कम हुआ करती थी तो यह इस प्रकार के दबाव इन क्षेत्रों पर डालता था कि यह क्षेत्र मेरा है, यह क्षेत्र मेरा है। रक्षा बजट बढ़ने से होता है कि किसी देश की सेना और भी उन्नत होगी, उसमें और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाएंगे, और भी न्यूनतम तकनीक डेवलप किया जाएगा, तो वो किसी कमजोर राष्ट्र पर प्रभाव डालेगा। दो तरीके से, एक सकारात्मक रूप से, मानसिक मानसिक रूप से प्रभाव डालेगा, एक प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेगा। तो यह कहीं ना कहीं देश के इकोसिस्टम, जो वर्ल्ड का इकोसिस्टम, वो प्रभावित होगा। अब इसी को देख देख के अमेरिका अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा, क्योंकि उसको विश्व को संतुलित करना है। यह भी एक समस्या। इसको देखे देखिए यूरोप का भी रक्षा बजट बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए देश है, तो इसका साथ मतलब है विश्व का रक्षा बजट बढ़ने वाला है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि एलपीजी के दौर में हम गुजर रहे हैं, एलपीजी के दौर से चल रहे हैं। एलपीजी जो हम बात करते हैं, तो उसके दौर से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर से जब एक राष्ट्र कोई काम करता है, दूसरा उससे प्रभावित होता है। इस प्रकार से जो सामाजिक दायित्व का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। लोग कल्याण की बात होगा वो प्रभावित होगा। इन सभी मामलों को देखते हुए आर्थिक संकट से भी चीन गुजर रहा है, फिर भी उसने रक्षा बजट को बढ़ाया। यह कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बुरे प्रभाव के दौर से गुजर सकता है। अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो चाइना का दबाव जहां जहां पड़ेगा, जिस देश को उसने कर्ज दे रखा है उस पर दबाव बढ़ेगा, तो चाइना क्या करे, अपने पैसे को वापस लेगा। तो वर्ल्ड में मंदी भी आ सकता है, विश्व में मंदी का दौर देखने को मिल सकता है ऐसी स्थिति में, जब आर्थिक संकट से चीन गुजर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, चीन शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति वहां के परेशानी वाले काल से गुजर रहे हैं। पिछले साल चीन आर्थिक वृद्धि 5.2%, जबकि इस साल 4.6% रहने की उम्मीद है। चीन की तेज आर्थिक ग्रोथ के एक लंबे समय के बाद वहां प्रॉपर्टी सेक्टर जो है विशेष रूप से भूमिका रही। ये सब बातें हो रही हैं, लगातार 5% वृद्धि दर हुआ, सरकार ये सब बातें दावा कर रही है। साल 2024 तक चीन का रक्षा बजट पिछले कई वर्षों से सबसे अधिक हो गया। रक्षा बजट कैसे किसी देश का इकोसिस्टम प्रभावित करता है, इसे समझने की आवश्यकता है। इसलिए देखते होंगे रक्षा बजट के आंकड़े की घोषणा 5 मार्च को आधिकारिक बैठक में की गई, और विदेशी विशेषज्ञों का मानना है कि धनराशि सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां की सैन्य शाखा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा खर्च का केवल एक अंश है। अब 232 अरब डॉलर यानी रक्षा बजट भारतीय रुपये में कितना, 19.2 लाख करोड़ रुपये अधिक है। अब भारत के रक्षा बजट कितनी है, लगभग आपको देखिए 6,21,541 करोड़ रुपया है, इसका 19 लाख, लगभग 3 गुना से अधिक है। ये भी आपको समझने का, तो हम ऑटोमेटिकली 3 गुना कम उसके संसाधनों का हम प्रयोग कर पाएंगे भारत। तो चीन हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से अपने गैजेट को ला सकता है, तकनीक को डेवलप कर सकता है, रक्षा बजट को बढ़ाता है तो सुविधाएं दे पाएगा। तो ये सब चीजें आपको हमें कहीं ना कहीं दोनों तरीके से कमजोर करेगी, तो एक मानसिक रूप से प्रभावित करेंगी। ये सब मामले सारे जगह देखने को मिलेगा। ये आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा इससे लाभ क्या होगा चीन को। चीन क्या करेगा, अत्याधुनिक हथियार में निवेश कर पाएगा, मजबूत जो थिएटर कमांड उसको डेवलप कर पाएगा, स्टील्स तकनीक को डेवलप कर जाएगा। जो प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई होगा उसमें हम स्टील से जो तकनीक है वो डेवलप कर पाएगा। चीन लड़ाकू तकनीक के क्षेत्र में अधिक पैसा जम देगा, जिससे विकास होगा, लड़ाकू जेट विमान बना पाएगा, ऑटोनोमस हथियार को डेवलप कर पाएगा। इससे क्या होगा, किसी देश के साथ अगर उसका युद्ध प्रत्यक्ष रूप से होगा तो कोई देश मानसिक रूप से क्या होगा, हार का सामना करेगा कि उसके पास इस प्रकार की उन्नत टेक्नोलॉजी। पर ध्यान रखिएगा, युद्ध केवल इसी से लड़े नहीं जाते, भारत को प्रत्यक्ष रूप से लगातार कार्रवाई करने का एक्सपीरियंस है। पर एक तो पक्ष यह भी है ना कि हम युद्ध में हमारे टेक्नोलॉजी जो उससे कम है, हमारा रक्षा बजट कम है, तो वो ज्यादा हमसे उन्नत हथियार डेवलप कर पा रहा हो। ये सब मामले आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब इसी तरीके से देखिएगा, आगे बात होगी चीन का स्टील्थ जो लड़ाकू विमान है, विमान पोत है, सैटेलाइट रोधी मिसाइल है समेत नई सेना विकसित किया गया। चीन का दबदबा नौसेना में, रक्षा बजट है, चीनी सागर, ये सब देखने को, पूर्वी सागर देखने को मिल रहा होगा। जो मैंने पहले बता रखा है कि आपको जब चीन की बात होती है तो यह पूर्वी दक्षिणी सागर है और पूर्वी चीन सागर, जहाँ पर आपको लगातार विवाद देखने को मिलता होगा। भारत इस पर भी विवाद के लेकर 2-3 बार टिप्पणी कर चुका है। तो यह कहीं ना कहीं देश को शक्तिशाली बनाता है, सबसे ऊपर रखता है। ये सब मामले आपको देखने को मिले होंगे।
अमेरिका की भूमिका यहाँ देखने को मिलती है, चीनी नौसेना को प्रभाव देखने को मिलता है। जो चीन का अमेरिका, ताइवान, जापान, भारत के साथ जारी तनाव, आप ध्यान रखिएगा हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर से मिलने वाली चुनौतियों निपटने के लिए सैन्य पक्ष कमजोर न पड़ जाए, ये सब मामला आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब चीजें बातें हुई हैं। अब इसी के साथ साथ एक और संपादकीय जिसको जोड़कर देखने को मिलना होगा, अगर ऐसा हो रहा है किसी देश विदेश में, तो ध्यान रखिए उस समुद्री क्षेत्र सामरिक शक्ति का प्रदर्शन लगातार बन रहा है। उसी में रूस यूक्रेन की बात हो रही, युद्ध की बात हो रही, फिलिस्तीन इजराइल के संघर्ष की बात हो रही, वैश्विक स्तर पर भू राजनीति के संकट को बढ़ाया। हम पूरे वर्ल्ड के मैप की बात करें तो इधर पूर्व में चीन, दक्षिणी चीन सागर का प्रभाव चल रहा, अभी हिंद महासागर में आपको मेडागास्कर के क्षेत्र में जो आपको हुती आक्रमणकारी है, अभी हाल ही में पकड़े गए। उसके बाद हम इजराइल और हमास की बात करें, यहाँ पर मामला भी है। फिर रूस और यूक्रेन का मामला यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये सब पूरा विश्व में यह घटनाक्रम चला जो भू राजनीतिक संकट को जन्म दे रहा है। वैश्विक महाशक्ति बनने के संपटे संजोए चीन अपनी विस्तारवादी प्रवृत्तियों के कारण समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता का खतरा उत्पन्न करना। वाशिंगटन स्थित एशिया मेरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनोवेटिव जो की हालिया रिपोर्ट आती है संस्था उसके द्वारा कि वर्ष 2023 में दक्षिणी चीन सागर के प्रमुख हिस्सों पर आसपास चीनी नौसेना जहाजों की संख्या 35% वृद्धि हुई है। जो चीन का जो क्षेत्र है, जैसे वियतनाम है, लाओस है, ये सब क्षेत्र है, आपको देख रहे होंगे फिलीपींस, इसमें कितना प्रतिशत, लगभग आपको 35% वृद्धि हुई है। उसके वृद्धि किया गया है कि हाँ इन क्षेत्रों में वो कितने देर तक अपने नौसेना विमानों को बढ़ाया है। तो ये सब क्या करेगा, भू राजनीति को प्रभावित करेगा, आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। अब देखिए इसी में एक मामला आया था, महासागर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बेहतर तनाव, चीन के उपस्थिति को बढ़ाना। फिलीपींस का एक देखिए, आप फिलीपींस देख रहे होंगे, फिलीपींस के बगल में एक द्वीप है जिसको मिस्चिफ रीफ कहा गया। देखिए मिस्चिफ रीफ है, छोटा सा, देखिए ये रीफ है, ठीक है ना। यहाँ पर छोटा सा विकास कार्यक्रम आपको फिलीपींस का अधिकार क्षेत्र में यह है, इस पर दावा चीन ने कर दिया। हाल ही में उच्च सैन्यकृत कृत्रिम द्वीप में बदल दिया 3 दशक में। अब यह देखने को मिलेगा फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले में से इस पर आपको चाइना ने इस पर हड़प लिया और इस पर अपना सैन्यकृत कृत्रिम द्वीप बना दिया। तो यह मामला आपको देखने को मिलता है और यह मामला दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो ये सब मामले कहीं ना कहीं प्रभाव को और भी बढ़ाते हैं। इसी तरह के मामले आपको देखने को मिलेंगे जो राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए सभी देश पूर्वी एशिया का क्या कर रहे, दोहन करे, समुद्री मार्गों पर कब्जा करना चाहते, साजिश लगा रहे, शांति स्थिरता प्रभावित होगी, लोकतांत्रिक देश क्या होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, क्योंकि सारे खर्च आपको इसके सैन्य खर्चों में करने होंगे। तो लोकतांत्रिक देशों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अपने क्षेत्र में अपने लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लोगों के हितों के लिए पैसे खर्च करना। पर जो साम्यवादी देश है, जो आपको लेनिनवादी देश है, वो क्या करेंगे, वो अपने हितों की पूर्ति करने का, अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति करने के लिए वो काम करेगा। तो वो इसी प्रकार से चीजों को मॉडरेट करता है। वस्तुतः चीन की आर्थिक उत्थान, सैन्य आधुनिकीकरण, नौसेना और बढ़ता आर्थिक महासागरीय देश के हितों को प्रभावित करता है, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति स्थिरता को खतरा बन चुका है। ये सब लगातार आप लोग बात सुनते होंगे, हम भी बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक क्या होता है, दोहन होगा, उसमें कार्य नहीं कर पाएगा। 3 लाख करोड़ डॉलर का अधिक वार्षिक व्यापारिक मार्ग होने के कारण दक्षिणी चीन सागर आज भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है और 9 डैश लाइन प्रभावित करता है सभी क्षेत्रों को लेकर, अपनी क्षमता विकसित करता है। अब इसे चीन सुदूर आपको समुद्रों को नेविगेशन को प्रभावित करेगा, समुद्री क्षेत्रों का विस्तार करेगा। चीन बढ़ती उपस्थिति, मुखर व्यवहार और दावे चीन के पड़ोसियों को यहाँ तक इसके तटों को दूर करने के बीच एक भड़क लड़ाई झगड़ा हमेशा देखते, ताइवान के साथ उसका विवाद चलता है। तो यह कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। इसके लिए चीन आक्रामकता नीति के लिए महासागरीय देशों एकजुटता के वैश्विक संगठनों का सुधार आवश्यकता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा परमाणु संचालित पनडुब्बी कार्यक्रम भू राजनीतिक और सैन्य विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं BRI विकल्प जैसे जापान के एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और भारत मध्य यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, जिसे हम लोग IMEC कहते हैं, यूरोप और यूरोपियन संघ का ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट अपनाया। तो यह 3 प्रोजेक्ट है जो आपको BRI जो रोड और इनिशिएटिव लेकर वो चल रहा है चीन, उसमें वो उसका 3 कॉरिडोर के तहत क्या करता है, जापान, मध्य भारत और यूरोप का जो है 3 प्रोजेक्ट उसका
उसको प्रतिस्थापित कर सकता है। यह सब आपको देखना होगा। भारत जापान बहुध्रुवीय एशिया केंद्रित शक्तियां हैं, तो इसमें भारत का केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्रों में इसकी भूमिका और भी बेहतर करने की आवश्यकता, बल देने की बल होगी। अब है चुनावी नौसेना, बढ़ती शक्ति, समुद्री शक्ति और वैश्विक भू राजनीति स्थिरता को होड़ मचा दी। कुल मिलाकर बात की जाए कि हम इस मैप पर आए, कुल मिलाकर बात की जाए और इस मैप पर हम आए। पहले जो मैप था, एक मैप मैंने आप लोगों को दिखाया था, इस मैप पर आए तो ध्यान रखिएगा, इस मैप में जैसे ही बात होती है कि चीन को हमको क्या करना, उसकी शक्तियों को प्रतिस्थापित करना है, तो ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन पर हमें लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करना पड़ेगा। यूएन के संधियों को, यूएन के एग्रीमेंट को यहाँ पर लागू कराना, पर चीन किसी चीज को नहीं मानता है। तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो यह विकल्प दे रहा है, रोड इनिशिएटिव का विकल्प दे रहा है, उसका विकल्प हम लेकर आएंगे। और दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अन्य भी है, जिसमें जापान आता है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देश आते हैं, भारत उसके साथ मिलकर इसको प्रतिस्थापित करने, ऋण जाल जो कॉन्सेप्ट है उसको समाप्त करने के लिए नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। फिर जो भी देश है जिस पर लगता है कि दबाव बढ़ाया जा रहा है चीन के द्वारा किसी इन या प्रकृति तरीके से, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिसका महत्वपूर्ण सहयोगी देखिए रसिया चीन एक साथ हो रहा है, क्योंकि रसिया और अमेरिका का विवाद हमेशा चलता है। तो दो देश यहाँ पर आपको चाइना के साथ मिलकर रसिया के द्वंद्व को तोड़ना, एशिया में अमेरिकी द्वंद्व को तोड़ना चाहते हैं। यह कहीं ना कहीं भारत की भूमिका यह बढ़ जाएगी कि भारत का रसिया के साथ बेहतर संबंध है, तो हो सकता है जो हम लोकतांत्रिक स्वरूप में बातें कर रहे हैं, तो चीन को हम अलग करने का प्रयास करें। पर यहाँ पर बहुत दूर की बात यह है कि हम केवल बात कर सकते हैं, पर धरातल पर बात यही चल रही है। धरातल पर यही बात कर रहे हैं, चीन अपनी बात को रखता है, रूस अपनी बात को रखता है, अमेरिका अपनी बात को रख रहा है और भारत अपनी बात को रख रहा है। तो संतुलन कैसे कायम हो? तो संतुलन यूएन में भी कायम नहीं हो पा रहा है। यूएन भी क्या कर रही है, उस प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि इसको लागू कराने की शक्ति है ही नहीं, केवल बातें करने की शक्ति है। तो कुल मिलाकर जो छोटे छोटे देश है वो हमेशा शंका की दशा में रहता है। तो जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वो उसकी तरफ होने लगता है। अब मान लीजिए आने वाले समय चीन के बाद भारत इस प्रकार से मजबूत हो जाए, आर्थिक शक्ति बन जाए, सभी देश भारत की तरफ भागेंगे। इससे पहले रसिया इस क्षेत्र में शक्तिशाली था, सभी रसिया की तरफ भागे। इससे पहले अमेरिका की तरफ शक्तिशाली थे, अमेरिका की तरफ सभी देश भाग गए। तो देखिए भू राजनीति ऐसे ही प्रभावित होती है। जिसके पास सबसे ज्यादा आर्थिक शक्ति होगा, सैन्य शक्ति होगा, राष्ट्र के प्रति वफादारी उसी की होगी। क्लियर हो गया? तो इस चीज को समझने का प्रयास करें, जो कहीं ना कहीं हम वैश्विक अस्थिरता को जन्म दे रहे हैं आने वाले समय में। क्लियर हो गया? तो कल फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।